स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक कविता माँ का एक कहानी, उसका सारांश, भावार्थ और कवि परिचय भी करा दिया था। अब पाठ का प्रश्नोत्तर है, तो चलिए इस प्रश्नोत्तर को भी कराते हैं बच्चों और साथ में मिलके करते हैं। आइए हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। देखिए यहाँ पे चर्चा करें और आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी मदद करेंगी। मेरी समझ से नीचे क है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। क्या करना है बच्चों, इसको एक से अधिक उत्तर होंगे। पहले पढ़ती हूँ मैं कि माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। क्यों सुनाती है माँ अपने बेटे को? पहला है राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए। दूसरा है बच्चों उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। और तीसरा है उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। और चौथा नंबर है उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे सही उत्तर है दूसरा, यानी बनने वाला है मेरा एक छोटा सा स्टार। ये है इसका उत्तर, दूसरा नंबर, क्योंकि उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए माँ ने ऐसा किया था। प्रश्न नंबर 2 है कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। तो कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग इसलिए किया गया है कि पहला है निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए। दूसरा देखिए पहला ये है, दूसरा है पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए। तीसरा है बच्चों करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। और चौथा है मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो बच्चों ये इस कहानी में ये दिखाया गया है कि करुणा और हिंसा के बीच में जो संघर्ष होता है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब ये तीसरा उत्तर सही है। स्टार आप अच्छे से बना लीजिएगा, ये रहा मेरा स्टार। और अब अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। तो कविता के अंत में समझ पहुंचते पहुंचते पहला है न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। दूसरा है निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। तीसरा है आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए। देखिए ये आखेटकों का निर्णय। और ये चौथा है बच्चों जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, क्योंकि जो दया, जिसके अंदर दया भाव होती है उसके साथ न्याय को होना उचित है। तो ये लाइंस आपकी सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ख नंबर, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। इस पाठ में ये देखिए यहाँ पर आपने उत्तर ये क्यों चुना। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये जो आपने उत्तर चुने हैं तीनों, ये आपने उत्तर क्यों चुने। तो इस पाठ में जो आया है, राहुल की अपनी माँ से कहता है, राहुल अपनी माँ से यदि कोई किसी निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है। ये इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। वैसे तो आप अपने क्लासरूम में डिस्कस करके ही लिख सकते हैं। यानी इस प्रश्न में राहुल ने अपनी माँ से कहा है ये बात कि निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में हो, उसे ही न्याय कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आखीटक है यानी बहेलिया है, इसने मारा है। और राहुल के पिता जो थे उन्होंने गौतम बुद्ध ने बचाया था। तो ये देखिए उसकी माँ ने जो कहानी सुनाई है। हंस भी नहीं चाहता था कि आखीटक के पास जाए, जो शिकारी के पास जाए, क्योंकि हंस बहुत खुश हुआ जब उसको किसी ने दूसरे ने बचाया। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों। मिलान करें, मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत सुनी, बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की कहानी सुना रही है। और क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है।
अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें पहचान कर सम्मिलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलकर के मैं आपको बताती हूँ और आप लिख लीजिएगा। बेटा कौन था? बेटा था सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र जो हैं उनको कहते हैं, ये देखिए, एक मिनट बच्चों, ये देखिए आपका सिद्धार्थ जो है ये बेटा है, बेटा। माँ कौन है? पहले नंबर का हो गया, यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। पहले माँ, दूसरा माँ कौन है? यशोधरा से एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी, ये है माँ। और तात यानी पिता, तात का अर्थ होता है बच्चों पिता, तो ये हो गए आपके तीसरे नंबर के पिता। देखिए यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। पहला बेटा, माँ, माँ ये है, पहला हो गया। फिर से दिखा देती हूँ आपको बच्चों। बेटा सिद्धार्थ, यशोधरा का पुत्र, माँ यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी, और तात यानी पिता, जो इस कहानी के मुख्य सारे पात्र हैं। इन लोगों के बारे में है। पिता यानी सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आपको ये आना चाहिए कि पिता कौन है? सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ कौन है? गौतम बुद्ध हैं, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजकुमार थे। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। पाठ में से चुन करके लिखिए कि कोई निरपराध को देखिए, पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। आपने अपने विचार और अपने समूह को में साझा कीजिए और लिखिए। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को उबारे, न्याय दया का दानी। देखिए, ये राहुल जो है वो अपनी माता से कहता है कि कोई निरपराध को मार रहा है तो उसे क्यों न बचाएं। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात जब तब न्यायालय में, सुनी सभी ने मानी। तो राहुल अपनी माँ से कहते हैं कि यदि कोई किसी निर्दोष को, कोई निरपराध को मारे, यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो उसे जो दूसरा कोई क्यों न बचाए, क्यों न अन्य उसे उबारे मतलब बचाए, क्यों न दूसरा उसे बचाए। न्याय रक्षक पर भक्षक को उबारे, न्याय तो वही कहता है जो दया के पक्ष में हो। न्याय का दानी, न्याय तो वही कहता है जो दया के पक्ष में हो। मारने वाला यानी रक्षक जो है, भक्षक जो है मारने वाला है, और मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में ही होना चाहिए न्याय। तो राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यानी हाँ। देखिए अगला बच्चों ख है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में। सदैव मतलब दयालु, निर्दय मतलब निर्दयी। जो विवाद है, जो पहेलिया था, आखेटक था, वह बहुत ही कठोर हो गया था। वह जिद करने लगा था कि मुझे चाहिए, ये जो मेरा शिकार है यह मुझे चाहिए। तो सदैव यानी दया करने वाले में और बचाने वाले में और मारने वाले दोनों में क्या होने लगा? अंतर द्वंद होने लगा। उभय आग्रही थे स्व विषय में, वह अपने विषय में उभय मतलब दोनों, आग्रही थे मतलब बचाने वाला चाहता था कि मेरे शरण में आया, मैंने इसे बचाया। मारने वाला कहता था कि मैंने इसे मारा है तो ये मेरा हुआ। गई बात तब न्यायालय में, अपनी अपनी बात पर दोनों डटे हुए थे और इतना बहस करने लगे दोनों। तब ये बात चली गई न्यायालय में। न्यायालय मतलब कोर्ट में। न्यायालय में गई, यहाँ पर देखिए बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। और बात जब न्यायालय में गई तो इस बात को सभी ने सुना और जाना। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए कि आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो देखिए बच्चों, बात सही है कि आप उसे क्यों मानते हैं। क नंबर है। देखिए इसमें है कि आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति तो मुझे लगती है कि चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। क्योंकि जब कोई मारा गया है, जब कोई गिर गया है, वो घायल है,
तो जिसने मारा है उसकी तरफ उसकी हमदर्दी नहीं हो सकती, उसकी हमदर्दी है बचाने वाले की तरफ। तो जिसने बचाया उसकी हमदर्दी उसकी तरफ है। इसमें घायल पक्षी को बचाया गया है और बचाने वाला मारने वाले से बड़ा लगा है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है वो। आखेटक ख नंबर है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? देखिए, आखेटक जो बहेलिया था, जो शिकारी था, उसने कहा कि मुझे अपने निशाने पर पूरा भरोसा है और ये मेरा निशाना लगा है सही, मैं नहीं दे सकता इसको। आखेटक ने हंस को तीर से मारा था, वो मांस खाना चाह रहा था और राहुल के पिता ने उसको बचाया था तो इसलिए वो बचाना चाहते थे, इसीलिए इसमें तर्क वितर्क हुआ आपस में दोनों में। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। ग नंबर है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? क्योंकि माँ का उद्देश्य था कि राहुल जो है हमारा बेटा जो है वह सही गलत का निर्णय करने में सक्षम हो सके। माँ राहुल का विचार जानना चाहती थी, इसीलिए। घ नंबर है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता है? तो यदि कहानी में मैं होता तो क्या करता कि बच्चे के पिता ने जो किया, शिकारी से उसे बचाया, तो जो भी रहता, मैं भी अगर होता तो मैं भी उसे बचाता। अगर मैं वहाँ होती तो मैं भी उसे बचाती, पानी पिलाती, उसे दवा लगाती, मलहम पट्टी करती और उसकी रक्षा करती और शिकारी को तो कदापि नहीं देती। अगला नंबर है बच्चों कि कविता में माँ और बेटे की बातचीत के बारे में से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? माँ और बेटा दोनों ही निर्दोष जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती हैं, उन्हें भी लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना देखते हैं बच्चों। क नंबर है, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। तो क नंबर है, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? तो देखिए, उसे अंत तक सुनाते और न्याय किसी के पक्ष में गया यह भी बताते, जीवों पर दया की मुख्य वजह क्या होती है ये भी बताते, क्योंकि जीव तो बेजुबान है, बोल नहीं सकता है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हम सुनाते कहानी अंत तक कि इसमें क्या हुआ। माँ ने तो राहुल पर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने भी अच्छा किया कि माँ को ये पता चले कि राहुल के अंदर कैसी भावना है। ख नंबर है, मान लीजिए कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बात बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। तीर से घायल होकर, देखिए इसमें लिख सकते हैं आप कि तीर से घायल हंस ने पूछा होगा कि तुमने मुझे क्यों मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये सभी कहते हैं बच्चों, अगर आपको किसी ने बिना वजह मारा तो आप कहते हैं कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे मारा। तो वो भी कहता कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी था। तब शिकारी ने कहा होगा, क्या कहा होगा शिकारी ने, मुझे मांस खाना था, मुझे भूख लगी थी, मुझे मांस का भक्षण करना था, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। और मुझे अपने बच्चों को भी भोजन कराना था, बच्चों को पेट भर भोजन कराना था, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। हंस ने उससे कहा होगा कि तुम जीवों को न मारकर आप कुछ और भी तो खा सकते थे और अपना परिवार और अपना पेट भर सकते थे। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं। जैसे राहुल की जगह आप होते, आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे, क्यों? एक है तीर चलाने वाला, पहला है देखिए तीर चलाने वाला, दूसरा है पक्षी, तीसरा है पक्षी को बचाने वाला, चौथा है न्यायाधीश और पांचवा है कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। तो पक्षी को बचाने वाला ही बनता, मैं भी बनती यही पक्षी को बचाने वाला। संवाद देखते हैं बच्चों। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद यानी बातचीत, लेकिन कौन सा कथन किससे कहा है यह नहीं बताया गया। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। देखिए,
माँ का एक कथन दिया है, पुत्र द्वारा कहे गए कथन, माँ का एक कहानी। और माँ द्वारा कहा, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब दूसरा बेटा कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। माँ कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी जहाँ सुरभि मनमानी। और फिर बच्चों इसमें एक और पॉइंट बना सकते हैं, कोई निरपराध को मारे, पुत्र कहता है, तो माँ कहती है कोई निरपराध को मारे। माँ कहती तू है हठी मानधन मेरा। अब चलिए बच्चों, इसको आप लिख लीजिएगा, इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए, प्रकृति और उपवन का नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में चुनकर लिखिए। तो प्रकृति से जुड़े शब्द है उपवन, यानी उपवन मतलब होता है बागीचा। अब देखिए और भी क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रकृति है तो झोंके भी हो सकते हैं, हवा के झोंके। आपको आपके चैप्टर के हिसाब से लिखना है, झोंक। अब देखिए और भी लिख सकते हैं, खग भी लिख सकते हैं, खग झोंके हो गया। फूल भी था, सुरभि फूल जहाँ सुरभि मनमानी। पक्षी भी थे, हिम बिंदु भी था, हिम बिंदु मतलब ओस की बूंदें, वो तो प्रकृति का ही अंश है, हिम बिंदु। और अगला क्या बचा बच्चों, अब एक और बचा है, सुरभि लिख देते हैं, सुरभि जहाँ सुरभि मनमानी। ये कंप्लीट हो गया, पक्षी, खग, झोंके, सुरभि, फूल, हिमबिंदु, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, स्तंभ है। स्तंभ कौन सा है, कहती है मुझसे यह चेटी, मतलब यस। देखिए यहाँ पर सभी को पढ़ देती हूँ मैं, पहले, तू है हठी, दूसरा तू है हठी मानधन मेरे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, गिरा बिद्ध होकर खरसर से, हुआ विवाद सदै निर्दय में, कह दे निर्भय जय हो जिसका, तूने गुनी कहानी, उभय आग्रही थे सो विषय में, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, रक्षक पर भक्षक को वारे नया न्याय दया का दानी। अब देखिए आपको मैं इसमें सब लाइन का मिलान कर देती हूँ बच्चों की, किससे क्या है। तू कहती है मुझसे अचेटी, तो यहाँ पर देखिए दोनों और अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए, दयालु निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ, न्याय में दया सम्मिलित होती है, और न्याय मारने वाले से के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। हिमकड़ोस की बूंदें झिलमिला रही थी, तूने कहानी को समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पर 7वां या सेविका मुझसे यह कहती है, तो आपका आ गया पहला का उत्तर ये वाला। देखिए पहले का उत्तर है सेविका, 7वां नंबर से आपको मिलान करना है, ये हो गया आपका 7 नंबर। तू है हठी मानधन मेरे, तो अब इसको आगे ले जाते हैं बच्चों, ये आगे ले जाते हैं। तू हे पुत्र तू बहुत हठ करता है, तो यहाँ पर इसको मिलान कर, इसको मिला देते हैं 9 नंबर से, 9 नंबर से। देखिए यहाँ पर लाइन आ जाएगी इसलिए हटाना पड़ता है। तू है, अब झलमल कर हिमबिंदु, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, यानी हिमकण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। इसका 5वां नंबर सही है, 3 नंबर को मिलाएंगे बच्चों 5 नंबर से। अगला है गिरा बिद्ध होकर खरशर से, जो पक्षी था वह ताला मतलब तीर से, बाण से, बिद्ध यानी बंद करके गिरा, उसके ऊपर इतना तेज बाण लगा था। चौथा नंबर है 8, इसका चौथे नंबर का हो जाएगा, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। 4 नंबर को मिलाएंगे हम 8 नंबर से। और हुआ विवाद सदै निर्दय में, देखते हैं बच्चों, दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ, तीसरा नंबर। और 7वां नंबर है तूने गुनी कहानी, तो 7वां नंबर का हो जाएगा तूने कहानी को समझ लिया, 6 नंबर से। उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय मतलब होता है दोनों, उभय आग्रही थे स्व विषय में, तो पहला नंबर देखते हैं बच्चों, दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे, यानी 8वां का पहला नंबर हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, अगला बचा है 9 नंबर और 10 नंबर। तो ये देखिए यहाँ पर, तब उसने जो था खग बख्शी,
हठ करने की ठानी, 9 नंबर का हो जाएगा। तब उसे तीर चलाने वाले ने हठ करने का निश्चय किया, 10 नंबर। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, देखिए 10 नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर। यहाँ से 4 नंबर। ये सारा बच्चों मिलान कर दिया मैंने आपका। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। चलिए इसको आगे बढ़ा देती हूँ। कविता की रचना, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ कुछ पंक्तियाँ 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जैसे जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों का आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। बच्चों संवाद दिए गए हैं। पहला है, दूसरी पंक्ति में देखते हैं, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो किसकी ध्वनि आपस में मिलती जुलती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हुआ विवाद सदै निर्दय में हुई पक्ष की हानि, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर देखिए कहती है, मुझसे या चीटी तू मेरी नानी की बेटी। तो ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ से मिलान कर देती हूँ, ये दूसरा में तीसरा से, क्योंकि लास्ट की जो लाइन है, तूने समझ लिया का नानी, और यहाँ पर देखिए बेटी, चेटी बेटी, ये जो चेटी और बेटी है ये दोनों हैं एक आपस में मिलती जुलती ध्वनि। कुछ शब्द जो 2 बार आए हैं, साथ साथ आए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखा देती हूँ बच्चों आपको। यहाँ पर लिखा है, एक ही शब्द 2 बार आया है। वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। तो वहाँ पर कुछ एक ही साथ आए हैं 2 बार शब्द, तो इसको यहाँ से 6 नंबर से मिला देती हूँ। और कुछ विपरीतार्थक शब्द आए हुए हैं, तो विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए पहला नंबर है, विपरीतार्थक शब्द में सदय मतलब दयालु, निर्दय मतलब कठोर, तो यहाँ पर विलोम शब्द का ये पहला नंबर हो जाएगा। प्रकृति का वर्णन किया गया है। कहाँ प्रकृति का वर्णन किया गया है बच्चों इस पाठ में? यहाँ पर देखिए, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। इस लाइन में प्रकृति का जो 5वां है, इसमें छठा का ही उत्तर होगा कि ये जो लाइन है, हिम बिंदु झिले थे, ये प्रकृति का वर्णन, हवा के झोंके और हिले मिले थे, ये सारा वर्णन प्रकृति का है। तो ये 5वां इसमें 6 नंबर में होगा। और एक ही वर्ण में शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ही शब्द अधिक आए हैं, यानी वर्ण वर्ण, तो ये देखिए इसका भी 6 नंबर का भी ये 6 नंबर ही होगा। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न उत्तर कहाँ दिए गए हैं बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि तू मेरी नानी की बेटी। यहाँ देखिए 8वां नंबर का जो प्रश्न है, इसको एक बार हटा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तू मेरे नानी की बेटी, तो नानी की बेटी को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। ये जो 8वां नंबर का प्रश्न है, नहीं प्रश्न उत्तर दिए गए 7वां नंबर का, तो यहाँ पर तू मेरी नानी की बेटी, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि नानी की बेटी को क्या कहते हैं, अर्थात माँ। तो ये प्रश्न उत्तर भी हो गया। शब्द की वर्तनी बदल कर उपयोग किया गया है। क्या वर्तनी बदल कर? यहाँ पर नानी की बेटी यानी ये वर्तनी को चेंज कर दिया गया है, ताकि इससे पता चले कि नानी की बेटी को क्या कहते हैं। वर्तनी बदल कर प्रयोग किया गया है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक ये बच गया है, और यहाँ पर संवाद है, संवाद दिए गए हैं। ये संवाद भी तीसरे में ही है, बातचीत। बेटा समझ लिया क्या कहती है मुझसे या चीटी, तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक बचा बच्चों यहाँ पर, ये लास्ट, ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर।
ये कंप्लीट हो गया बच्चों। देखिए यहाँ पर रूप बदलकर सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता में इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदल कर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए बच्चों आप भी लिख सकते हैं कि तुम्हारे पिता लिख सकते हैं आप कि तुम्हारे पिता सुबह सवेरे सुबह भ्रमण करते थे। ऐसे आप भी लिख सकते हैं। अगला है बच्चों, इसमें कलाकारी ये है कि आप जो भी लिखते पढ़ते हैं उसको अलग अलग तरह से बदल बदल कर आप लिख सकते हैं। आपको यही ध्यान देना है। और ये देखिए इस कविता में विराम चिन्ह बहुत सारे आए हैं। देखिए कितना अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र के माध्यम से बताने का कितना सुंदर प्रयास किया गया है। ये देखिए जो ये आपका बना हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये देखिए एक्सक्लामेशन विस्मयादिबोधक का चिन्ह। यहाँ पर प्रश्न क्या बनाया गया है, यहाँ पर वाह के साथ इसको जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही सुंदर बनाया गया चित्र। अब देखिए बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ कि कविता में विराम चिन्ह माँ का एक कहानी। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है और इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम। अल्प विराम यानी थोड़ी देर रुकना होता है। देखिए ये अल्प विराम का चिन्ह है ऐसे, पूर्ण विराम का चिन्ह है ये, और उद्धरण का चिन्ह है ये डबल वाला, इधर से इधर से। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सारा। इसी तरह के चिन्हों को याद रखना होता है। पंक्चुएशन कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको विराम चिन्ह। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ अधिक रुकना है, कौन सी पंक्ति पंक्ति किसने कही, पुत्र ने या माँ ने। माँ ने अगर कही या पुत्र ने तो उद्धरण चिन्ह लगा। कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है तो अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। देखिए अल्प विराम है ये। और जहाँ अधिक समय तक रुकना है यहाँ पूर्ण विराम। वाक्य जब पूरा हो जाता है बच्चों तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, और वाक्य पढ़ते समय अगर कहीं थोड़ी देर रुकना है तो वहां पर अल्प विराम का चिन्ह लगता है। कौन सी पंक्ति किसने कही, अगर किसी और ने कही है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। पुत्र ने या माँ ने अगर किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने कही है तो जिसने भी कही है उसकी कही हुई बात के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रश्न पूछा गया, अगर पूछा गया प्रश्न तो उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई, जहां भी आप हैरान होते हैं, वाह, छी, ये सारी बातें जहां आपको घृणा होती है, जहां आश्चर्य होती है, ये सारी चीजें एक्सक्लामेशन मार्क, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जब आप खुश होते हैं, दुखी होते हैं, घृणा होती है और नफरत होती है, बहुत ज्यादा सदमा लगता है, तो वहां पर इन चीजों का हर्ष, खुशी, शोक, दुख, भय में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो एक्सक्लामेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ये कविता दी गई, नीचे कविता का एक अंश विराम बिना विराम चिन्हों के दिया गया। इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह का लगाइए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है राहुल तू निर्णय कर इसका। तो राहुल यानी माँ कहती है। तो आप देखिए मैं आपको विराम चिन्ह लगाती जा रही हूँ यहाँ पे। राहुल कविता से आपको मिल जाएगा। तो राहुल तू, राहुल के बाद कॉमा है यहाँ पर बीच में कॉमा, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है जिसका, किसका, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कह दे निर्भय जय हो जिसका, कह दे निर्भय, यहाँ पर अल्प विराम, जय हो जिसका पूर्ण विराम। सुन लूं तेरी बानी, माँ चाहती है मैं अपने बच्चे की बानी भी सुन लूं। तो सुन लूं तेरी बानी यानी तू क्या कहता है बेटा, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा क्या सोचता है। माँ मेरी क्या बानी, बच्चा कहता है माँ। दो उदाहरण चिन्ह देंगे इसे यहाँ पर। यहाँ पर माँ के बाद अल्प विराम यानी कॉमा,
मेरी मेरी क्या बानी यानी क्या कहता है, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं सुन रहा कहानी, माँ मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे, मारे के बाद एक कॉमा, रुकना है। आगे देखते हैं बच्चों। कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे। तो क्यों न अन्य उसे उबारे मतलब उसकी रक्षा करे। रक्षक पर भक्षक को वारे, वारे यानी कौमा। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, न्याय जो है वो दया का दान करता है। ये देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक और डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। और यहाँ पर न्याय दया का दानी, फिर यहाँ पर उद्धरण चिन्ह के साथ प्रश्नोत्तर का प्रश्नवाचक चिन्ह। तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी के बाद पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कॉमा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग।